अब बोरवेल में कोई बच्चा नहीं गिरेगा। मौत वाला बोरवेल अब कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि एमपी में नए सीएम ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। बोरवेल हादसे पर आदेश दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द खुले बोरवेल जो इस्तेमाल में नहीं है उसे बंद किया जाए। सीएम साहब का ताबड़तोड़ एक्शन बता रहा है कि एमपी में बहुत बदलाव होने वाला है। लाउड स्पीकर से लेकर अवैध अतिक्रमण और अपराधियों से लेकर बोरवेल तक बहुत कुछ बदलने वाला है। सीएम ने हादसे रोकने के लिए अधिकारियों को अनुपयोगी और खुले बोरवेल बंद करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा प्रदेश में बोरवेल से जुड़ी हर जानकारी के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा, जिसमें कितने बोरवेल कहां-कहां लगाए गए और उनकी मौजूदा स्थिति क्या है, इसकी जानकारी होगी। पिछले एक हफ्ते में बोरवेल में गिरने से 2 मासूमों की मौत हो चुकी है। शिवराज भले ही सीएम से पूर्व सीएम हो गए हों, लेकिन उनका लोगों के बीच आना जाना कम नहीं हुआ। एमपी में उनकी सक्रियता कम नहीं हुई, बल्कि पिछले कुछ दिनों से और बढ़ गई है। चुनाव के बाद से ही लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, लाडली बहनों से मिल रहे हैं, तो कभी किसी की मदद करते नजर आते हैं। एक बार फिर शिवराज सुर्खियों में है। इस बार वो एक राहगीर की मदद करते हुए नजर आए। दरअसल एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार की रात एक युवक की मदद की। भोपाल के रविंद्र भवन के पास एक युवक सड़क हादसे का शिकार हुआ था। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपना काफिला रोककर घायल युवक को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल जाते वक्त घायल युवक ने कहा कि मामा साथ है ना। इसके जवाब में शिवराज सिंह ने कहा, चिंता मत करो, मामा जी साथ हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूर्व सीएम ने खुद उतरकर घायल युवक की मदद की, उसे उठाकर गाड़ी में रखा। जब शिवराज सिंह उस युवक को उठा रहे थे, इस दौरान उनके हाथ और कपड़ों में भी खून लग गया। एक तरफ शासन प्रशासन बेहतर शिक्षा के दावे करता है, तो वहीं दूसरी ओर बुरहानपुर से 40 किलोमीटर दूर जामटी गांव में बच्चों की शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। यहां की शासकीय सैटेलाइट प्राथमिक स्कूल के एक ही कमरे में 5 कक्षाएं चलाई जा रही हैं। क्षमता से अधिक बच्चे बैठने और शिक्षा विभाग की अनदेखी से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तस्वीरें देखिए, कैसे बच्चों को एक ही क्लास में ठूस ठूस कर भरा गया है। ये सालों से चलता आ रहा है। 2 साल पहले ही स्कूल भवन निर्माण की बात हुई थी, जो अब तक ठंडे बस्ते में पड़ा है। फिलहाल स्कूल भवन नहीं होने से आंगनबाड़ी के भवन में 1ली से 5वीं तक की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। बच्चों को पढ़ने और शिक्षकों को पढ़ाने में फजीहत हो रही है। शिक्षकों का कहना है कि 1 ग्राम के स्कूल होने से आंगन में बच्चों को पढ़ाने से डर लगता है, कहीं सांप, बिच्छू और जंगली जानवर कोई नुकसान न पहुंचा दे। शिक्षकों ने बच्चों की सुविधा को देखते हुए सर्व सुविधा युक्त भवन निर्माण की मांग की है। उमरिया के बांधवगढ़ में एक भालू का आतंक देखा गया। भालू को जंगल में खदेड़ने के लिए बुलाई गई सर्चिंग टीम और हाथी पर भालू ने हमला बोल दिया। इसमें महावत और एक वनकर्मी घायल हो गए। इसके बाद वन विभाग के महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में टीम बनाकर घायलों को जंगल से सुरक्षित निकाला गया। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि जब भालू को जंगल की तरफ हाथी का सहारा लेकर भगाया जा रहा था, तभी भालू ने हाथी पर हमला बोल दिया। महावत गिर गया। भालू के हमले में एक महिला की मौत हो गई। इस पूरी घटना के बाद इलाके में दहशत है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट है, जिसमें सिर्फ एक सीट ही ऐसी है जहां से कांग्रेस और बीजेपी के पार्टी के विधायक नहीं हैं। वो एक विधानसभा सीट है रतलाम के सैलाना की, और वहां के विधायक हैं ये जनाब जो हाथों में झाड़ू लेकर सफाई अभियान चला रहे हैं। ये हैं सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार साहब। जब से जीत कर आए हैं, चर्चा में बने हुए हैं। कभी मोटरसाइकिल में विधानसभा पहुंच रहे हैं, तो कभी अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों को लताड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस बार विधायक जी रात में सफाई कर्मियों के साथ झाड़ू लगाते नजर आए, और तो और नगर परिषद पहुंचकर कर्मचारियों की समस्या सुनी। विधानसभा पहुंचे कमलेश्वर आज भी झोपड़ी में रहते हैं। विधानसभा क्षेत्र में उनकी खासी सक्रियता चर्चा बन रही है। कमलेश्वर सीधे तौर पर अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं कि गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। राम विवाह की तैयारियां तेज हो गई हैं। राम की नगरी ओरछा को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, क्योंकि श्री राम राजा सरकार का विवाह महोत्सव है। और जब श्री राम राजा सरकार का विवाह महोत्सव हो तो पूरा माहौल शादी सा लगना तो बनता ही है। तस्वीरें भी कह रही हैं कि बुंदेलखंड की अयोध्या को संवारा गया है लाइटनिंग झालरों से।
दरअसल रामनगरी ओरछा में श्री राम राजा सरकार का विवाह महोत्सव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। बुंदेली रीति रिवाजों से राम राजा सरकार का विवाह कार्यक्रम होगा। इसकी साज सज्जा मंदिर प्रशासन करेगी। बारात के पूरे मार्ग में झंडे और लाइटनिंग झालरों से सजावट की जाएगी। जानकी मंदिर पर विशेष फूलों की सजावट, लाइटिंग, झंडे माध्यम संस्था करेगी। मंदिर परिसर से दुकानों को व्यवस्थित किया जाएगा। साथ ही भगवान श्री राम राजा सरकार का मंडप और पंगत तैयार हो गया है। 17 दिसंबर को भगवान दुल्हा बनेंगे और बारात निकाली जाएगी। बुंदेली ठाट बाट के साथ पूजन होगा और हजारों लोग भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे। कहते हैं किसी भी देश प्रदेश या फिर शहर के विकास के लिए परिवहन का दुरुस्त होना जरूरी है, क्योंकि जब शहर परिवहन व्यवस्था सही होगी तो शहर में लोगों का आना जाना लगा रहेगा। जब लोग आएंगे तो व्यापार को फायदा मिलेगा। लेकिन जांजगीर चांपा की परिवहन व्यवस्था ही कबाड़ बन चुकी है। तस्वीरों में दिख रहा है कि ये बसें सिटी बस हैं, जो अब बस नहीं बल्कि कबाड़ में तब्दील हो गई है। देखरेख के अभाव में अधिकतर बसों के कलपुर्जे चोरी हो गए, तो कुछ बसों को सामाजिक तत्वों ने नुकसान पहुंचाया है, तो कुछ बसों को असामाजिक तत्वों ने नुकसान पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि कोरोना काल में बसों का परिचालन बंद कर दिया गया था, जिसे अभी भी बहाल नहीं किया जा सका। वहीं बसों के कलपुर्जों की चोरी की रिपोर्ट तक नगर पालिका ने पुलिस थाने में दर्ज नहीं करवाई। बसों के इस हालात के बाद यहाँ के लोगों को कहीं आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परिवहन विभाग हो या नगर पालिका, इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। रायगढ़ नगर निगम प्राधिकरण के तहत 4 करोड़ 80 लाख की लागत से 10 सिटी बसों की खरीदी की गई थी। इन्हें जांजगीर चांपा जिले में भेजा गया था, लेकिन अब बसें जर्जर हालत में हैं। जगदलपुर के कुरंदी माजकोट के जंगल से निकलकर एक हिरण कस्बाई इलाके में पहुंच गया था, जहां गाय कोठार की दीवार से टकराकर हिरण गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद घायल हिरण का इलाज करवाकर उसे जंगल में वापस छोड़ा गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। वहीं इस मामले में वन विभाग के अफसरों का कहना है कि जिस हिरण की मौत हुई वो गाय भैंस के झुंड के साथ माजकोट के जंगलों की तरफ से बिलोरी के कस्बाई इलाके में आ गया था, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हिरण का रेस्क्यू शुरू किया गया। इस बीच हिरण उछल कूद कर रहा था। वो गाय कोठार की दीवार से टकरा गया और उसके सिर पर चोट लग गई। हिरण को पकड़ने के बाद विभागीय अफसरों ने उसे डॉक्टर को दिखाया और हिरण का ट्रीटमेंट भी करवाया। इसके बाद हिरण को वापस जंगल में छोड़ दिया गया, जहां हिरण की मौत हो गई। आनन फानन में हिरण के शव का पीएम करवाया गया। पीएम रिपोर्ट में हिरण की मौत हेड इंजरी होने के कारण बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में ठंड कहर की तरह लगने लगा है। तापमान में गिरावट लगातार जारी है। हवाएं सर्द हो गई हैं और मौसम की इन मनमर्जियों से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ठंड का सबसे ज्यादा असर अंबिकापुर में है, जहां तापमान लुढ़क कर 6.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पिछले दिनों कलेक्टर ने स्कूल को 2 पालियों में चलाने के निर्देश दिए हैं। राजधानी रायपुर हो या बिलासपुर, हर जगह पारा तेजी से लुढ़क रहा है। पेंड्रा में तो 9 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया। बलरामपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, हर जगह कोहरे की चादर नजर आ रही है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ का करीब 46% हिस्सा जंगल का है। जिस प्रदेश में जंगल का इतना बड़ा हिस्सा हो, वहां जंगली जानवरों का झुंड हमेशा देखने के लिए मिल जाता है। इस बार ऐसा ही एक झुंड बलरामपुर के रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में देखने को मिला। हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथियों ने किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा दिया है। वहीं जानकारी मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम ने निगरानी रखना शुरू कर दिया है। वन विभाग के एसडीओ ने कहा है कि हाथियों द्वारा किसानों के फसल को नुकसान पहुंचाया गया है। नुकसान का प्रकरण तैयार होते ही किसानों को मुआवजे की राशि भेज दी जाएगी। एक तरफ छत्तीसगढ़ में ठंड सताने लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ ठंड से बचने के लिए बनाए गए रैन बसेरों का हाल बद से भी बदतर है।
ये तस्वीरें बलौदा बाजार की हैं, जहां ठंड परेशान कर रही है। हालांकि इस ठंड से बचने के लिए सरकार रैन बसेरों का निर्माण करवाती है, लेकिन प्रशासन का इन रैन बसेरों पर कोई ध्यान नहीं है। बेघरों के लिए बनाए जाने वाले रैन बसेरों की तरफ प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। अब इसका खामियाजा बेघरों पर भारी पड़ रहा है। वे सड़क पर रहने को मजबूर हैं। उधर बस स्टैंड में यात्रियों के लिए बनाए गए रैन बसेरों में भी इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से यात्रियों को बस स्टैंड में ही रात काटनी पड़ रही है। निराश्रित लोगों को रैन बसेरे जैसी सुविधाओं के लिए प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। अब ऐसे में जिनके पास घर नहीं है, वो प्रशासन की तरफ टकटकी लगाए हैं कि उनके लिए कोई इंतजाम किए जाए। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। जल्द होगा मोहन कैबिनेट का गठन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले चरण में 15 से 18 मंत्री शपथ ले सकते हैं। नए चेहरों को मिल सकती है तरजीह। कुछ पुराने चेहरों को भी एक बार फिर मौका मिल सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की। कल दिल्ली जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली में रहेंगे। 2 से 3 दौर की बैठक के बाद नाम फाइनल किए जाएंगे। बड़ी खबर भोपाल से। सवाल लगातार उठ रहा था कि आखिरकार सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कैबिनेट कब तक फाइनलाइज होगी, और अब ये खबर कि जल्द ही हो जाएगा गठन। पहले फेज में 15 से 18 मंत्री शपथ ले सकते हैं। नए चेहरों को तरजीह मिल सकती है। कुछ पुराने चेहरे भी एक बार फिर से रिपीट किए जा सकते हैं। वहीं कल दिल्ली जाने की भी खबर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की दिल्ली जाएंगे कल। संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली में रहेंगे। 2 से 3 दौर की बैठक के बाद नाम फाइनलाइज कर लिए जाएंगे। बड़ी खबर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में नए चेहरों को तरजीह दी जा सकती है, लेकिन कुछ अनुभवी पुराने चेहरे ऐसे रहेंगे जिन्हें वापस मौका दिया जा सकता है। 15 से 18 मंत्रियों की ये कैबिनेट होगी। फिलहाल शुरुआती दौर में 15 से 18 मंत्री शपथ ले सकते हैं पहले चरण के अंदर। 2 से 3 दौर की बैठक के बाद नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। नाम कौन से होंगे, लगातार हर खबर हर हलचल हम आपको बताएंगे। फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि दिल्ली जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में ही हैं। संगठन महामंत्री भी वहीं रहेंगे, और ऐसे में 2 से 3 दौर की बैठक के बाद नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। बड़ी खबर, नए चेहरों को तरजीह मिल सकती है। वासु हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, 2 से 3 दौर की बैठक के बाद नाम फाइनल कर लिए जाएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है, और क्या बता रहे हैं आपके सोर्सेज इस कैबिनेट को लेकर? निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से चौंकाने वाला नाम मुख्यमंत्री को लेकर सामने आया था, कुछ इसी तरह से चौंकाने वाला मंत्रिमंडल भी एमपी में हो सकता है। नए चेहरों को जो है वो मौका मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी ने न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ऐसे ही नाम दिए जिनकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अब एक नया यंग कैबिनेट जो है मध्य प्रदेश में सामने आ सकता है, और नए मंत्री अपने नए विजन के साथ मध्य प्रदेश की नई सरकार को 16वीं विधानसभा का गठन हो गया है। नई सरकार को चलाने की जो है वो कवायद शुरू करेंगे। जल्द ही इसको लेकर जो अंतिम फैसला है, अंतिम मुहर जो है वो आलाकमान की ओर से लग सकती है। लगातार बैठकों का मंथन का दौर मंत्रिमंडल को लेकर जो है वो चल रहा है। मोहन यादव से लेकर संगठन के तमाम दिग्गज और पार्टी आलाकमान इस पर मिलकर चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और जल्द ही ये पूरा जो सस्पेंस है वो खत्म हो सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि मध्य प्रदेश में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें कोशिश यही होगी कि युवा चेहरों को मौका दिया जाए। कुछ युवा चेहरे कौन होंगे और कितना सरप्राइज मिल सकता है, इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका वासु।